जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग महाजनपदों की सूची के बारे में जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि पहले के 2 वीडियोस में आप लोगों ने महाजनपद काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में तो जाना ही, साथ में साथ आप लोगों ने उसकी अन्य विधियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में भी जाना है। परंतु इस वीडियो में आप महाजनपद काल, जिसमें महाजनपद काल की जो 16 महाजनपद काल की राजधानियों के बारे में जानेंगे कि जनपद है क्या और उस राजधानियों की स्थिति कैसी थी। तो उपनिषदों पर बात करते हुए अगर हम लोग ये जाने तो हमने छोटे छोटे गणराज्यों की बात भी की है, लेकिन इन गणराज्यों को जनपद भी कहा जाने लगा था, यानी कि इन गणराज्यों को जनपद का नाम दिया गया था। ये जनपद एक खास इलाके के छोटे छोटे ग्रामों के समुच्चय होते थे, यानी कि कृषि और हस्तकलाओं के विस्तार के साथ नगर संस्कृति का एक बार फिर उदय होने लगा था। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा कालीन गलतियों से लोगों ने सीख ली थी, वरन ग्रामों और नगरों के बीच, यानी कि वहां पर बहुत सारे वन, ग्राम और नगरों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक अंत संबंध बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई थी। उपनिषदों ने विचारों और चेतना का एक नया व्यायाम, यानी कि नया व्योम सृजित किया था, जिसमें मनुष्य की गरिमा को केंद्र में रखा गया था। इस दौर में शारीरिक श्रम पर मानसिक श्रम की महत्ता कुछ कम की गई। ऐसा शायद चिंतन के क्षेत्र में पुरोहितों के कमजोर पड़ने और अन्य लोगों, जिनमें राजन्य और वणिक तबके के लोग थे, मजबूत होने के कारण ऐसे लोग बहुत से सामने आए, जैसे कि गैर पुरोहित तबकों का ज्ञान के क्षेत्र में स्थान बढ़ना शुरू हो गया था। जनपदों के मुखिया राजन्य प्राय खत्तिय, यानी खेतीहर कृषक समूह के होते थे। मिथिला के राजा जनक जब हल चला रहे थे, तभी नवजात सीता उन्हें मिली थी। अर्थ यह हुआ कि राजन्य सगुन के तौर पर ही सही, लेकिन कृषि कार्य करते थे। यह उनकी उस कृषि परंपरा का प्रतिपालन था जो उनके पुरखे करते थे और जिनसे अभी उनका संबंध बना हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन भी शाक्य बहुल कपिलवस्तु जनपद के राजा थे और अनुमान है कि उनकी स्थिति भी एक श्रेष्ठ दैयत से अधिक की नहीं रही होगी। दरअसल ये जनपद कृषि अर्थव्यवस्था के एक वृहद संगठित रूप थे। इनके मूल में कबीलाई संस्कृति थी। एक जनपद दूसरे जनपद से प्रायः झगड़ते भी रहते थे और उनके बीच हिंसक संघर्ष भी होते रहते थे। यह अलग बात है कि ये संघर्ष अब गायों को लेकर नहीं, सिंचाई के जल को लेकर अधिक होती थी। शाक्यों और कोलीय जनपद के लोगों के ऐसे संघर्षों के उल्लेख बहुत सारे पुस्तकों में मिली हैं। उस समय के महाजनपद काल में बौद्ध स्थितियों की किस तरह से चित्र बनाए गए थे, उससे इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि बुद्ध की प्रतिमा के विस्तार के बारे में या उसके स्थितियों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो धीरे धीरे कुछ जनपदों को जोड़ या संगठित कर महाजनपद बनाए गए। इस तरह जन से जनपद और फिर महाजनपद बने। जनपदों की राजधानियां होती थी, लेकिन ये राजधानियां नगर स्थित थी। इसके बारे में ठीक ठाक ज्ञात नहीं था। संभव है कि कुछ जनपदों की राजधानी नगर में हो, लेकिन सभी जनपदों की राजधानियां अथवा राजनिवास नगर में थे। ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन जब महाजनपद बने तो उनकी राजधानियां नगर केंद्रित हुए। ये नगर मुख्यतः शिल्पियों के केंद्र होते थे। उन्नत कृषि काल में हाट, मेले और बाजार विनिमय के अड्डे होते थे। यह नगर इन्हीं हाट, बाजार, मेलों का एक स्थायी हो गया रूप था। जैसे कि कुशल हुनरमंद शिल्पी गांव से उठकर इन नगरों में आ रहे थे। यहाँ उनके उत्पादन की अच्छी कीमत मिलती थी, क्योंकि विनिमय का यहाँ बड़ा मंच था। उपनिषद काल का अंत होते होते महाजनपद संगठित होने लगे थे। बुद्ध के समय तक अनेक महाजनपद थे, जिनमें कम से कम एक विजय में अब तक पुरानी गणराज्य व्यवस्था काम कर रही थी। इसलिए यह गणराज्य बुद्ध सहित अनेक विचारकों को प्रिय थे।
अधिकतर महाजनपदों में वंशानुक्रम वाली राजतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। अब ये राजतंत्रीय महाजनपद और उनके शासक कृषि संस्कृति से दूर होने लगे थे। धीरे धीरे इन शासकों का एक नया सर्वज्ञ बन गया था, लेकिन इसकी फिर एक नई कहानी होती थी जिसकी चर्चा यहाँ विषयांतर होगा। बुद्ध के समय तक उत्तर भारत में 16 की संख्या में महाजनपद काल यानी महाजनपद बन गए थे। पाली ग्रंथ यानी दिघ निकाय के अनुसार यूएमेशियम सोलशनम महाजनपदानम, इनके नाम जानना जरूरी है। महाजनपदों की सूची इस प्रकार है, जैसे कि पहला महाजनपद था अंग। इसकी राजधानी चंपा थी। संभवतः यह आधुनिक बिहार का भागलपुर है। बिहार का भागलपुर और मुंगेर का इलाका अंग कहा जाता था। इसी इलाके की बोली का अंगिका कहा जाती थी। महाभारत में अंग देश का जिक्र है। पौराणिक धनुर्धर कर्ण यहीं का राजा बतलाया गया है। अगुंतर निकाय यानी अगुंत निकाय के अनुसार अंग और आंगन भी गणराज्य था, लेकिन मगध के राजा ने युद्ध कर इसे जीत लिया और अपने में मिला लिया। तब से यह अंगमागध यानी अंगमागध कहा जाने लगा। बुद्ध चंपा नगरी में जाते थे और उनका एक वर्षावास वहां गुजारा जाता था। दूसरा महाजनपद थी मगध। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी, जो अब राजगृह है। आज का पटना, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद जिले मगध में शामिल थे। यहाँ की बोली मागधी या मगही है। कालांतर में इसी मगध ने अन्य महाजनपदों को आत्मसात कर एक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे महाजनपदीय काल का अंत हो गया। वज्जी मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और पूरा मिथिलांचल वज्जी देश था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जिका यहाँ की बोली थी। यही लिच्छवियों का गणतंत्र था। आज के जनतंत्र से इसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। लिच्छवियों के श्रेष्ठ लोग ही सभासद होते थे और उनकी परिषद राजा का चुनाव करती थी। वोट को शलाका कहा जाता था। जिन्हें वोट देने के अधिकार थे वे शलाका पुरुष कहलाते थे। बुद्ध लिच्छवियों से बहुत प्रभावित थे। अम्बपाली इन लिच्छवियों के कुल से ही थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट महाजनपद थी वो थी मल। कुशावती इसकी राजधानी थी। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के आसपास था। बुद्ध को मल्लों से भी बहुत लगाव था। ऐसा प्रतीत होता है कि वज्जी की तरह मल में भी गणतंत्र था, लेकिन पावा और कुशीनारा के मल आपस में लड़ते रहते थे और इसी फूट के कारण इनका गणराज्य विनष्ट हो गया था। बुद्ध इसी क्षेत्र के पावा में चुंद के यहाँ भोजन का बीमार हुए और कुछ आगे जाकर कुशीनारा में इसका निधन हुआ। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोगों का ये मत है कि स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट था कौशल। कौशल जो महाजनपद थी, ये श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, जो अचिरवती नदी के किनारे अवस्थित थी। अवध का यह इलाका आजकल फैजाबाद कहा जाता था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसेनजित बुद्ध से प्रभावित और उसका शिष्य बना। बुद्ध यहाँ प्रायः जाते थे, बुद्ध यहाँ जाते थे और प्रसेनजित ने उनके लिए जेतवन विहार बनाया था, जिसका पाली साहित्य में बहुत बार उल्लेख मिला है। यह पूरब में सदानीरा या गंडक और पश्चिम में पांचाल की छूता था। सरयू नदी के इसके बीच में होकर गुजरती थी। यदि यही कौशल रामायण कथा का कौशलपुर या साकेत था, तो यह भी ध्यातव्य है कि बुद्ध के समय तक किसी राम की चर्चा नहीं मिली थी, परंतु उसके बाद रिसर्चरों ने बहुत सारे चीजों की रिसर्च की और बहुत सारी स्थितियों का पता चला। नेक्स्ट जो महाजनपद था वो था चेदी। गंगा और नर्मदा के बीच
यह बुंदेलखंड का इलाका था। इसकी राजधानी सोथिवती या सवस्तीवती थी। इसे पाली साहित्य में चेती कहा गया है। नेक्स्ट महाजनपद था पांचाल। अहिछत्र या काम्पिल इसकी राजधानी थी। आधुनिक बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के इलाके इसके अंतर्गत आते थे। ऋग्वेद में जिस पंचजन या पंचकृष्ट की चर्चा है और जिसमें यदु, तुर्वशु, अनु, दृहय और पुरु आते हैं, संभवतः यह इलाका सांस्कृतिक रूप से उसी से जुड़ा है। लेकिन यास्क कहते हैं पंचजन का अर्थ गंधर्व, पीतर, देव, असुर और राक्षस था। महाभारत में पांचाल देश की विस्तृत चर्चा हुई है। नेक्स्ट महाजनपद था सुरसेन। यहाँ की राजधानी थी मथुरा। इसके इर्द गिर्द इलाके इस महाजनपद से जुड़े थे। उत्तरी भारत का यह प्रमुख जनपद था। ब्रज मंडल इसी क्षेत्र में अवस्थित थी। नेक्स्ट महाजनपद है कुरु। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। यह आधुनिक दिल्ली और हरियाणा के इलाकों से जुड़कर बना हुआ था। महाभारत के अनुसार कुरु पौराणिक राजा ययति का 5 पुत्रों में एक पुत्र था। महाभारत कुरु वंश और राज्य के अंत संघर्षों की एक कहानी है। लेकिन बुद्ध के समय यह कौरव्य नामक राजा था। यहाँ बुद्ध का आना हुआ था। उन्होंने किसी पेड़ के नीचे प्रवचन दिया था, ये लोगों का मानना था। नेक्स्ट महाजनपद थी गांधार। आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर का इलाका राजधानी तक्षशिला थी। अवंतिका ये नेक्स्ट महाजनपद थी। अवंती या अवंतिका के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक संपदा के लिए हमेशा याद किया जाता था। यह मालवा का इलाका था। उत्तरी भाग की राजधानी महिष्मती और दक्षिणी भाग की उज्जैन थी। कालिदास ने अपने काव्य द्वारा उज्जैनी को अमर कर दिया था। क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित यह नगरी अपने विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। यह नगर विशाला, अमरावती आदि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद थी मत्स्य। विराटनगर इसकी राजधानी थी, जो आधुनिक जयपुर के इर्द गिर्द का इलाका है। नेक्स्ट है अश्मक, जिसकी राजधानी थी पोतली, जो गोदावरी नदी जिससे होकर गुजरती है, ऐसा वर्णन है। यह विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित था, जो वह महाराष्ट्र प्रांत में है। इसकी सीमा अवंती को छूती है। इसे अस्मक भी कहा जाता था। नेक्स्ट महाजनपद है कंबोज। कंबोज का मतलब होता है कंबलों का उपयोग करने वाला। इसकी सीमाएं गांधार से जुड़ी हुई थी। राजौरी हजारा का इलाका था यह, और हाटक इसकी राजधानी थी। उपरोक्त महाजनपद जिस भौगोलिक क्षेत्र को घेरते हैं, उसमें वर्तमान भारत का उत्तर पूर्व तो क्या बंगाल भी अनुपस्थित है। फिर वर्तमान झारखंड से लेकर पूरा उत्कल और दक्षिण के इलाके नहीं है। महाजनपदों के इसी दौर में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। गिरिव्रज, वैशाली, वाराणसी, श्रावस्ती का चक्कर वह लगाते रहते थे। लेकिन पांचाल, गांधार तक बुद्ध की यात्रा की कोई चर्चा बौद्ध साहित्य में नहीं मिलती है, परंतु ये सत्य है कि अभी भी रिसर्च होना बचा है या बाकी है। ऐसा लगता है कि बुद्ध श्रावस्ती और इंद्रप्रस्थ से पश्चिम की ओर नहीं बढ़ सके थे। परिव्राजक के तौर पर अपने भ्रमण में बुद्ध ने रथ या घोड़े का कोई इस्तेमाल किया था, इसकी रचना या सूचना नहीं मिलती है। बावजूद इसके अपने 45 वर्ष के निरंतर भ्रमण में उन्होंने कम यात्रा नहीं की थी, यानी कि उन्होंने बहुत यात्रा की थी। और इसी को रिसर्च के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि इसी में ही रिसर्च भी हो सकती है, शोध भी हो सकती है। इन महाजनपदों के अध्ययन में हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचाता है कि पूरब की ओर अवस्थित जनपदों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता अधिक थी। इसका कारण संभव यह है कि मगध के दक्षिणी इलाके, जिसे आज झारखंड कहा जाता है, में धातु निर्माण की प्रक्रिया तेजी से हो रही है। इसी बीच लोहे का इजाद हो गया था और ताम्र का युग पीछे चला गया था।
लोहे के उत्पादन में कृषि के विकास को तीव्रता कर दी गई थी, मतलब तीव्रतर कर दिया गया था। लोहे के फाल खेतों की गहरी जुताई गुड़ाई कर सकते थे। केवल मिट्टी में इस गुड़ाई का विशेष मतलब था। धान की फसल के उत्पादन में उछाल आया, जिसमें दस्तकारी को भी बल मिला, क्योंकि अब अधिक लोगों का पेट पालना संभव हो गया था। साम्राज्यवादी अभियान जो नंद मौर्यों के जमाने में आए, उसमें तो अभी बहुत देर थी, लेकिन एक महाजनपद और दूसरे महाजनपद में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। महाजनपदों के राजाओं ने पलटन बनाने आरंभ कर दिए थे। ये पलटन जल्दी ही अनवरत चलने वाली लड़ाइयों में उपयोग होने वाले थे। इन महाजनपदों के बीच पहली बड़ी लड़ाई की सूचना हमें मगध से मिलती है, जब मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवियों के वज्जी गणराज्य पर आक्रमण कर दिया और उसका स्वतंत्र और गणतंत्रात्मक अस्तित्व खत्म कर दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया उस जमाने के कई दार्शनिकों पर पड़ी। इसकी विवेचना हमें और आगे करने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 महाजनपद काल के इतिहास के बारे में जाने कि 16 महाजनपद काल की प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान नाम क्या था और उसकी स्थिति कैसी थी और वो किन नदियों के बीच से होकर गुजरती थी। तो महाजनपद काल के बारे में हम लोग काफी जानकारी अर्जित इन 3 वीडियो के माध्यम से कर लिए हैं और हमें लगता है कि इसमें आसानी होगी अगर महाजनपद काल के किसी भी विषय के बारे में आपको कुछ भी सवाल किया जाएगा। अगर आपको और भी प्रॉब्लम होगी तो इसके मैप के द्वारा आप महाजनपद काल की स्थिति के बारे में गणना अच्छी तरह से कर पाएंगे।